तो आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसियों के बारे में। तो आपको जैसा पता है कि और पूरे विश्व को पता है कि भारत एक उगता हुआ सूर्य है, ठीक है। इसकी पूरी तेज और लालिमा को पूरा विश्व जो है वो महसूस कर रहा है। और आपको जैसा कि पता है कि आने वाली सदी जो है वो एशिया की सदी है। तो आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसियों के बारे में। तो जो चाइना जो है वो सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ में, जो कि लगभग 3488 किलोमीटर डिस्प्यूटेड है, ठीक है। डिस्प्यूटेड बाउंड्री शेयर करता है। मन में आप जब चाइना सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है? ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक जाइंट इकॉनमी है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होल्ड करने वाला कंट्री है, एक एग्रेसिव कंट्री है। आपके आजकल देख ही रहे हो, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा एग्रेशन कर रहा है। और हाल फिलहाल में अब तो लोग ये भी कहेंगे कि कोविड-19 से भी आप रिलेट करते हो। ये तो बात हो रही थी हमारे करंट सिचुएशन की। तो चाइना अभी क्या है, ठीक है। चाइना ने खुद को एक बहुत बड़ा एम्पायर खुद का बना लिया है, पर उसकी नींव क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो आज चलिए हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। मॉडर्न टाइम चाइना की जो शुरुआत है वो 1949 में हुई थी। तो 1949 में सफलता के पीछे मतलब कई खूनी संघर्ष हैं, ठीक है। बहुत गृह युद्ध हुआ, उसमें बहुत खून खराबा हुआ। और कह सकते हो ना कि इससे जो पहले अच्छा पास्ट रहा नहीं है चाइना का, ठीक है। बहुत सारे जापानीज इन्वेजन हुए हैं, कोरियन इन्वेजन हुए, तो मतलब बहुत ही कह सकते हो खराब इतिहास रहा है। तो एक नए राष्ट्र बनने के बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित एक कम्युनिस्ट कंट्री था, जहाँ पे कि बहुत सारी परेशानियाँ थी। जैसे कि हर एक देश के साथ होता है, जब वो एक नया राष्ट्र बनता है तो उसके सामने एकजुटता बनाए रखना एक बहुत बड़ी परेशानी। बहुत गरीबी थी, पॉवर्टी का बहुत इशू था, वहाँ पे लोगों के पास काम नहीं था, फूड क्राइसिस था बहुत बड़ा। तो शुरुआती कुछ दिनों पे जो चाइना के जो भी लीडर थे उन्होंने एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस किया। जो ग्रोथ थी वो अभी भी धीमी थी करंट टाइम चाइना को टच करने के लिए। फिर बात कर लें शुरुआती दिनों में चाइना जो था 1978 तक उन्होंने बिल्कुल अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए बंद कर रखे थे। बाहर से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है। पर वही बात कर ले, जब सत्ता चेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 1978 में चाइना ने अपने दरवाजे धीरे धीरे पूरे विश्व के लिए खोलना शुरू किया और 1998 में पूरी तरीके से खोल दिया। और इसे ही कहा गया था खुली द्वार की नीति। 1978 से लेकर 1998 के बीच में चाइना ने कई सारी पॉलिसी में शिफ्ट लाए। यहाँ पे लेबर लॉस कम किए गए, यहाँ पे लोगों में कौशल विकसित किया गया, ठीक है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है उन्हें अलाउ किया। अगर जो कोई बड़ी कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहती तो उन्हें उनके मन मुताबिक जमीन या फिर लोकेशन प्रोवाइड किया। चाइना ने कई सारे बिजनेस रिलेटेड एनक्लेव बनाए, ठीक है, जहाँ पे कि बहुत ही फला फूला और ये आगे बढ़ते चला गया। पर वो कहते हैं ना कि मतलब कि आपको कुछ अगर जो पाना है तो उसके लिए आपको बहुत कुछ खोना होगा। तो कह सकते हैं कि 1978 से लेकर 1998 के बीच में और कह सकते हो अभी करंट टाइम तक भी वहाँ के लोगों ने बहुत सफ़र किया, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के मामले में या फिर कह सकते हो कि पर्यावरण के मामले में तो बहुत कुछ सहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको अगर जो कुछ बनना है तो उसके लिए आपको जलना होगा। तो चाइना के लोगों ने खुद को जलाया है, तपाया है, तब वो आज जाके इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो ये तो रहा पास्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन कैसा है, ठीक है। क्योंकि आपके अगर जो पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो आप उस हद तक कामयाब नहीं हो सकते। तो बात करें मॉडर्न चाइना और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन की, तो ये 1950 में ही डेवलप हो गया था, ठीक है। जो करंट टाइम में ताइवान है उसके साथ इंडिया ने अपने रिलेशन तोड़ दिए और फिर वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप होने के साथ ही कुछ ही सालों के अगले साल ही 1951 में चाइना ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। चाइना ने इंडिया के एक नेबर को तिब्बत उसे कब्जा लिया, बिल्कुल पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया और इंडिया ने उसका कुछ भी विरोध नहीं किया। तो यहाँ पे इंडिया का एक फ्रेंडली जेस्चर दिखा चाइना के प्रति और कह सकते हो कि चाइना को वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे और चाइना भी इस बात से काफ़ी हद तक खुश। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था, कह सकते हो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन को दर्शाने के लिए, और पूरा विश्व इस बात को देख रहा था। क्योंकि तो ये भी चाहता है कि यूएसए ने इंडिया को वीटो सीट भी ऑफर किया था, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, पर इंडिया ने उसे कहा कि आप चाइना को दे सकते हो। बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने इंडिया को ऑफर किया था, लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे इसे मना कर, चाइना ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। कैसे? तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की तरफ से हमेशा दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया गया है चाइना की तरफ, ठीक है। खाली एक हाथ से नहीं बसती है, ठीक है। लेकिन चाइना की तरफ से एक सबसे बड़ा सेटबैक हमें तब देखने को मिलता है कि 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया और एक हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था उसे बहुत बड़ा झटका मिला था। और अब ये टाइम था जब इंडिया के पॉलिसी मेकर जो थे वो अब चाइना को एक थ्रेड के रूप में देखना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब जो उनकी पॉलिसी चाइना को मद्देनजर देखते हुए धीरे धीरे बनना शुरू किया और चाइना 1962 में नहीं रुका। चाइना लगातार एग्रेशन और इंडिया के साथ कई सारे स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिलते रहे और आप उसका एक हाल में ही एक बहुत ही दुखद उदाहरण देख सकते हो कि जहाँ पे कि 2020 में एक गलवान वैली इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कि हमारे कई जवान शहीद हुए और चाइना के भी जवान शहीद हुए, ठीक है। तो एक काफ़ी कह सकते हो कि अच्छे रिलेशन की ये बिल्कुल भी निशानी नहीं है, ठीक है। तो पास्ट इंडिया के साथ कुछ अच्छा नहीं है चाइना का
और ना ही करंट सिचुएशन है। पर क्या फ्यूचर अच्छा हो सकता है? बात करिए इंडिया और चाइना के फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशन की, तो देखो फ्यूचर बस ऐसे नहीं बन जाता। फ्यूचर का जो बेस होता है ना, वो पास्ट और करंट सिचुएशन होता है, ठीक है। तो करंट टाइम में चाइना जो है बहुत एग्रेसिव कंट्री है, ना केवल इंडिया के साथ बल्कि चाइना जो है अपने लगभग 17 बाउंड्री इश्यूज में, ठीक है, पूरे अपने जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ हैं। तो चाइना हर जगह लगा हुआ है, ठीक है। चाइना एक एग्रेसिव कंट्री है, वो खुद को एक्सपेंड करना चाहता है, पता नहीं अब कहाँ जाना है उनको। करंट सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने फ्यूचर के लिए क्वाड जैसे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया धीरे धीरे खुद भी एक अलग पावर बन रहा है, आप कह सकते हो पावर का एक केंद्र बन रहा है, जहाँ पे कि इंडिया के पास अच्छी इकोनॉमिक पावर है, जहाँ कि इंडिया के पास एक मैसिव मिलिट्री पावर है, हमारे पास एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, ठीक है, और स्किल फोर्स कह सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है, और हमारे पास काफ़ी अच्छी सॉफ्ट पावर भी है। और देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक साइड जहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से बिल्कुल अलग है, पर अगर जो आप दूसरी साइड देखें तो अगर जो सिचुएशन चेंज होता है, अगर जो एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट चाइना लाता है इंडिया के लिए कि वो अब इंडिया से फ्रेंडली रिलेशन बनाएंगे और वो इंडिया के साथ डेवलप करना चाहेंगे। सारे लोगों ने बोला भी है कि जो आने वाला फ्यूचर है वो एक एशिया की सदी होने वाली, ठीक है, जहाँ पे कि एशिया डोमिनेट करेगा पूरे दुनिया में। फिलहाल जैसे अभी वेस्ट लीड कर रहा है, वैसे ही फ्यूचर में एशिया लीड करेगा। पर ये तब तक संभव नहीं है जब तक चाइना और इंडिया जो है वो एक नहीं होंगे। अगर जो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहेंगे तो हम कह नहीं सकते कि एशिया की सदी आ सकती है। एक और सवाल लोगों के मन में आता है ना कि मतलब फ्यूचर में अगर जो इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो क्या वॉर हो सकती है या फिर नहीं। देखो मेरे ख्याल से 90 to 99% पॉसिबिलिटी है कि वॉर नहीं होगी, फुल फ्लेज वॉर नहीं होगी, ठीक है। छोटे मोटे वॉर हो सकती है पर फुल फ्लेज वॉर नहीं होगी, क्योंकि दोनों कंट्री जो है एक मैसिव इकोनॉमी है, एक दोनों के पास न्यूक है, ठीक है, और दोनों कंट्री जो है वो डेवलपिंग स्टेज में, दोनों वॉर में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहेंगे और दोनों के पास एक मैसिव मिलिट्री पावर है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि एक वॉर में दोनों खुद को एंगेज करेंगे। किसी भी हद से एशिया की सदी तो नहीं आने वाली अगर जो वॉर होता है तो, ठीक है। और मुझे लगता है कि इससे पूरा विश्व जो है कम से कम 100 से 50 साल पीछे चला जाएगा अगर जो इंडिया और चाइना का वॉर होता है। इसका निष्कर्ष यही निकल के आता है कि चाइना को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इंडिया के साथ वो रिलेशन कैसे बेटर कर सकते हैं, बॉर्डर इशू उन्हें सॉल्व करने होंगे। कहते हैं कि ट्रेड की तो वगैरह ये सब सही है चाइना का इंडिया के साथ, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट इंजॉय करता है चाइना। तो ओवरऑल ये रहा चाइना के ऊपर। चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, और एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है, तो इसको एक छोटे से वीडियो में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, ये एक मैंने छोटा सा एक वीडियो बना दिया, उसके ऊपर बना दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना प्लीज़ कमेंट करके। और ये था हमारे नेबर्स के ऊपर पहला वीडियो चाइना के ऊपर। अगली वीडियो कौन से बनाए, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं कंटिन्यू किसके पे करना है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना किसके ऊपर बनाएंगे, और अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाना।